गोपाल एक बहुत ही क्रूर और अत्याचारी साहूकार था। उसके गांव में उसके अलावा और कोई दूजा व्यक्ति न था जो अमीर हो और न ही साहूकार हो। और ऐसा इसलिए था क्योंकि गोपाल ने आज तक कभी भी किसी को खुद से आगे जाने ही नहीं दिया था। वो लोगों से ऊंची ब्याज दरों पर पैसे अदा करता। ऐसे ही एक बार की बात है, गोपाल मुस्कुराते हुए पैसे गिन रहा होता है कि तभी उसकी बीवी हेमलता वहाँ पर आ जाती है और गोपाल को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर उससे बोलती है, क्या हुआ जी, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। आपके हाथों में कोई लॉटरी लग गई है क्या? अभी तक लॉटरी लगी नहीं है हेमलता, पर कुछ ही दिनों में लगने वाली है। पर वो कैसे? अपने गांव का जमींदार किशन याद है तुम्हें? अजी उसको कौन नहीं जानता। एक आपके बाद वही तो है इस गांव में सबसे अमीर, जो आपके रास्ते का रोड़ा बना हुआ है। बस हेमलता, कुछ दिनों बाद मैं उसी रोड़े को अपने रास्ते से हटाने वाला हूँ। याद है ना तुम्हें, एक हफ्ते पहले ही उसने अपनी दोनों बेटियों की शादी एक साथ शहर के एक अमीर घर में की थी और साथ ही अपने एक लौते बेटे को भी उसने विदेश पढ़ने के लिए भेजा हुआ है। अरे मुझे सब याद है। 3 महीने का समय मांग कर उसने आपसे ही तो उधार लिया था। 3 महीने नहीं है लता, 3 हफ्ते। जब वो कागजात पर दस्तखत करने के लिए पेन ढूंढ रहा था, उसी बीच मैंने दस्तावेज बदल दिए थे। अब कुछ दिनों बाद उसकी शानदार हवेली हमारी होगी और वो रोड पर। गोपाल की ये बात सुनकर हेमलता भी बहुत खुश होती है। अब इसी तरह से अगली सुबह होते ही गोपाल के दरवाजे पर विवेक नाम का एक गरीब आदमी आता है और वो गोपाल को कुछ पैसे देकर उससे बोलता है, साहूकार जी, ये इस महीने का पैसा, इसे मिलाकर मैंने अपना पूरा कर्जा अदा कर दिया है। अब मुझे मेरी जमीन के कागजात दे दो। कौन सी दुनिया में है तू विवेक? तूने सिर्फ हर महीने ब्याज भरा है, मूल देना तो अभी बाकी है। और वादे के अनुसार तूने कहा था कि 6 महीने में तू अपना कर्ज चुका देगा, परंतु 8 महीने हो चुके हैं और अब तक तू अपना कर्ज चुका नहीं सका। उस हिसाब से तेरी वो जमीन अब मेरी हो चुकी है। ये तुम क्या कह रहे हो? देखो, ऐसा मत करो, मुझे मेरी जमीन दे दो। मैंने समय रहते तुम्हें अपना सारा कर्ज अदा कर दिया है। साहूकार मैं हूं या तू? और मैंने तुझे उधार दिया था। जब तुझे पैसों की जरूरत थी तब तो मेरे दरवाजे पर आकर बड़ा गिड़गिड़ा रहा था। मेरे पास पूरा हिसाब है और तूने अपनी मर्जी से अंगूठा लगाया था जिसमें साफ साफ लिखा था कि अगर 6 महीने के अंदर अंदर तू कर्ज नहीं चुकता करता तो तेरी जमीन मेरी होगी। साहूकार की ये बात सुनकर विवेक रोता हुआ उसके पैरों में गिर जाता है और उससे अपनी जमीन मांगने लगता है, परंतु गोपाल उसे उसकी जमीन के कागजात नहीं देता और उसे अपने घर से धक्के मार कर निकाल देता है। और इसी तरह से एक दिन आशा नाम की एक गरीब दुखिहारी मदद मांगने के लिए साहूकार के पास आती है। साहब, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, अगर मैंने तुरंत उसका इलाज नहीं करवाया तो वो मर जाएगा साहब। अरे तो फिर जाकर अपने बच्चे का इलाज करवाना, मेरे पास क्यों आई है? साहब ऐसा मत बोलिए, अब आप ही मेरा एक आखिरी सहारा है। साहब, डॉक्टर ने बोला है कि मेरे बच्चे के दिल का ऑपरेशन होगा और उसके ऑपरेशन के लिए मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, पर मेरे पास इतना पैसा नहीं है साहब, अगर आप मेरी कुछ मदद कर देंगे तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। तुझे 10 लाख रुपए चाहिए? बदले में तू मुझे क्या देगी? तेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ है? साहब, मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय इन 2 कड़ों के। आप चाहो तो मेरे सोने के कड़े रख लीजिए। अरे तेरे ये कड़े तो 10-20 हजार के होंगे, इनको लेकर मैं क्या करूंगा? वैसे तू दिखने में खराब नहीं है, तू चाहे तो खुद को गिरवी रख सकती है मेरे पास। चिंता मत कर, मैं तुझे और तेरे बच्चे को 2 वक्त का खाना दे दूंगा। बस तुझे मेरा गुलाम बनकर रहना पड़ेगा, वो भी जिंदगी भर। जो मैं कहूँगा वो तुझे करना होगा। बोल, मंजूर है? अब आशा के पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो साहूकार की इस शर्त को मान जाती है, जिसके बदले में साहूकार उसके बेटे के इलाज के लिए पैसे दे देता है और आशा उन पैसों से अपने बेटे का इलाज करवाती है, परंतु खुद जिंदगी भर के लिए गोपाल की गुलाम बनकर रह जाती है। अब गोपाल उसे अपने हिसाब से चलाता। देखते ही देखते गोपाल का अत्याचार गांव वालों पर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अब सभी गांव वाले गोपाल के इस अत्याचार से दुखी हो जाते हैं। कहीं कुछ ऐसे भी गरीब होते हैं जो उसका कर्ज नहीं चुका पाते और उसके अत्याचार से बचने के लिए खुदकुशी कर लेते हैं। ऐसे ही एक दिन सभी गांव वाले मिलकर किशन जमींदार के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, जमींदार साहब, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। उस साहूकार और उसके अत्याचारों से
उस साहूकार का अत्याचार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है हम गांव वालों पर। अभी कुछ दिन पहले आशा उससे उधार लेने गई थी, पर उस नीच इंसान ने आशा को ही अपना गुलाम बना लिया। साहब, अभी कुछ महीने पहले ही मैंने अपने गहने साहूकार को गिरवी रखे थे और बदले में उसने कुछ पैसे लिए थे। मैं उनके सारे पैसे चुका चुकी हूँ, पर फिर भी वो मुझे मेरे जेवर नहीं दे रहा है। हम गांव वाले अनपढ़ हैं, बस इसीलिए वो साहूकार हमसे हमारी जमीन, गहने, पैसे सब कुछ छीन लेता है और हमारे पैसे खाकर आज वो इतना अमीर बन चुका है। मैं आप सबकी परेशानियों को समझ रहा हूँ, पर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोगों की तरह मैं भी बेबस हो चुका हूँ। मैं खुद भी साहूकार के कर्जे के तले दबा हुआ हूँ। इस तरह से किशन सभी गांव वालों को भेज देता है। गांव वालों के जाने के बाद साहूकार अपने हाथों में कुछ पेपर्स लिए जमींदार के पास आता है और उसकी हवेली के बाहर खड़े होकर किशन से बोलता है, अरे ओ किशन, चल अब इस हवेली को खाली कर, क्योंकि अब तेरी ये हवेली मेरी हो चुकी है। वादे के अनुसार तू 3 हफ्ते के अंदर अपना कर्जा नहीं चुका सका। साहूकार, लगता है तू हिसाब किताब करना भूल गया है, तभी तो समय से पहले मेरी हवेली लेने आ गया। और मैंने तुझसे 3 हफ्ते का नहीं 3 महीने का समय मांगा था, और मेरे पास अभी 2 महीने बाकी हैं। मैं एक साहूकार हूँ, पाई पाई का हिसाब रखना मेरा काम है। मुझसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। यकीन नहीं आता तो इस दस्तावेज को खुद पढ़ ले जिस पर तूने साइन किए हैं। इस दस्तावेज पर साफ साफ लिखा है कि तू 3 हफ्ते का समय लेकर मुझसे ये पैसे उधार ले रहा है, और अगर इन 3 हफ्तों के अंदर तू अपना कर्जा नहीं चुका पाता तो तेरी ये हवेली पूरी तरह से मेरी हो जाएगी। इतना बोलकर गोपाल दस्तावेज किशन के सामने रख देता है और किशन उस दस्तावेज को पढ़कर हैरान हो जाता है और उससे बोलता है, ये कैसे हो सकता है? मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने जिस दस्तावेज को पढ़ा था और साइन किया था उस पर 3 हफ्ते नहीं 3 महीने लिखा हुआ था। गोपाल, ये तेरी कोई चाल है। तूने छल से मेरी हवेली को अपने नाम किया है। तुझे तेरे किए की सजा एक दिन जरूर मिलेगी। ये कलयुग है मेरे भाई, यहाँ किसी को किसी का श्राप नहीं लगता। इतना बोलकर गोपाल अपने कुछ आदमियों को हवेली के अंदर भेजता है और किशन का सामान बाहर फेंकवा देता है, जिसके बाद किशन रोड पर आ जाता है और गोपाल किशन की हवेली का मालिक बन जाता है और खुद से बोलता है, आखिर ये हवेली मेरी हुई और वो किशन जमींदार रोड पर आ ही गया। अब इस गांव में वही होगा जो मैं चाहूंगा। अब इस गांव की सारी जमीन मेरे नाम होगी और इस गांव के गरीब लोग मेरे टुकड़ों पर पलेंगे। देखते ही देखते गोपाल की गुंडागर्दी पूरे गांव में इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब सभी लोग गोपाल का नाम सुनकर ही डरने लगते हैं। अब जबरदस्ती गोपाल लोगों से उनकी जमीन के पेपर्स ले लेता और अपने नाम करवा लेता। देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं और एक दिन किशन का बेटा रवि, जो कि वकालत करने के लिए विदेश गया था, वो अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करके गांव आ जाता है। और जब उस अत्याचारी साहूकार के बारे में उसे पता चलता है तो रवि सभी गांव वालों और अपने पिता से बोलता है, पापा और आप सभी गांव वालों से इस साहूकार ने जो कुछ भी लिया है, इस साहूकार को वो सब कुछ आप लोगों को सूद समेत चुकाना होगा। और मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों को आपकी जमीन, पैसे, जेवर और इज्जत सब वापस मिलेगा। जिसके बाद रवि साहूकार की कंप्लेंट सीबीआई वालों के पास कर देता है और सब सीबीआई वाले साहूकार के घर में छापा मारते हैं तो वो कई तरह के असली दस्तावेज पाते हैं, जिसके बाद साहूकार को गिरफ्तार किया जाता है। इसी के साथ धारा 420 और कई तरह की धाराओं के तहत उसकी इस बेईमानी के लिए उसको आजीवन कारावास मिलता है। साथ ही अब गोपाल साहूकार ने गांव वालों से उनकी जितनी भी जमीनें हड़पी थी वो सब उसे वापस करनी पड़ती है। इस तरह से गोपाल साहूकार को उसके किए की सजा मिलती है और गांव वालों को साहूकार के अत्याचार से आजादी। शिक्षा के बल पर आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह रवि ने वकालत पढ़कर शिक्षा की जानकारी का उपयोग करके गांव वालों को उस अत्याचारी साहूकार पर जीत हासिल करवाई। ए बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई रसोई घर में घुसने की? तेरे को 1000 बार समझाया है ना कि रसोई में मत घुसा कर। बुढ़ापे में याददाश्त ज्यादा कमजोर हो गई है क्या? बहू, मेरा दवाई लेने का वक्त हो गया है। तू मुझे रात की रोटी दे दे। अगर मैंने समय पर दवाई ना ली तो मैं और बीमार पड़ जाऊंगी। रात की रोटी मैंने सुबह कुत्ते को दे दी।
जब बनेगा खाना तो आवाज लगा दूंगी। थोड़ी लेट खा लेगी तो मर नहीं जाएगी। चल अब रसोई से बाहर निकल, जाकर आंगन में पोछा लगा। जब खाना बनेगा तो तुझे भी मिल जाएगा। बहू, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आज मुझसे काम नहीं होगा। आज मुझे माफ कर दे। हाँ हाँ, बड़ी आई बहाने मारने वाली। आज तुझे खाना नहीं दूं तो तू क्या मेरी माफी से काम चला लेगी? चल जा, उससे पहले कि मुझे और गुस्सा आए और मैं तुझे मारूं। चली जा बाहर। बेचारी बूढ़ी चुपचाप हाथ में बाल्टी उठाकर घर के आंगन में पोछा लगाना शुरू कर देती है। आज अगर मेरी असली बहू जिंदा होती तो मुझे अपने पलकों पर बिठा कर रखती। क्यों राम जी अच्छे लोगों को जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। अगर राहुल छोटा नहीं होता तो मेरा बेटा कभी दूसरी शादी ही नहीं करता। वो बेचारा भी पैसे कमाने के लिए बाहर गया है। उसे भी क्या पता यहाँ हमारे साथ क्या बीत रही है। पता नहीं इस सौतेली बहू के जुल्म कब तक सहने पड़ेंगे। आई बड़ी महारानी कही की। बेटा तो विदेश जाकर बैठा हुआ है, खुद तो साल साल भर आता नहीं, और माँ बेटे को मेरे गले बांध दिया। थोड़ी देर में राहुल स्कूल से घर आ जाता है तो देखता है कि दादी जमीन पर गिरी हुई है और जोर जोर से सांस ले रही है। दादी, दादी उठो, तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, दवाई नहीं ली तो थोड़े चक्कर से आ गए। राहुल दादी को उठाकर कुर्सी पर बिठाता है। दादी, क्या आज भी सोनाली माँ ने तुम्हें टाइम से खाना नहीं दिया? तुम यहाँ आराम से बैठो दादी, मैं तुम्हारी जगह जल्दी से सारा काम कर देता हूँ। सोनाली माँ को पता भी नहीं चलेगा और फिर हम साथ में खाना खाएंगे। राहुल सारा काम करके कपड़े बदलकर दादी के साथ खाना खाने के लिए बैठ जाता है। सोनाली माँ, वो पनीर की सब्जी दो ना, मुझे पनीर खाना है, थोड़ा पनीर दे दो ना। पनीर की सब्जी सिर्फ मेरे लिए है और मेरी किसी चीज की तरफ देखना भी मत। तुम लोगों के लिए आलू बनाया है, चुपचाप खा लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। ला बुढ़िया तेरा कटोरा। अच्छा हुआ जो इसे कटोरा दे दिया, कम से कम इसके जूठे बर्तन तो मुझे साफ नहीं करने पड़ते। बूढ़ी थोड़ा मुस्कुराती है। मुस्कुरा क्यों रही है रे बुढ़िया? भगवान तुझे लंबी उम्र देगा, क्योंकि बुढ़ापा तेरा भी आएगा। ये सुनकर सोनाली मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। दादी, तुम रोज इसी कटोरे में खाना क्यों खाती हो? क्या तुम्हें प्लेट में खाना पसंद नहीं? मुझे तो पसंद है बेटा, पर तुम्हारी सोनाली को मुझे प्लेट में देना पसंद नहीं। एक दिन सोनाली अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी। अरे बुढ़िया, रियो बुढ़िया, कहाँ मर गई? जरा जल्दी मेरे कमरे में आ। क्या हुआ बहू? मैं बाहर तुम्हारे कपड़े धो रही थी। अभी तक तेरे से कपड़े नहीं धुले? पिछले 1 घंटे से क्या आराम कर रही थी? 10 जोड़ी कपड़े धोने में इतना टाइम लगता है? चल वो छोड़, यहाँ नीचे बैठ। अब मैं बैठे बैठे थक गई हूँ। कपड़े छोड़, अब पहले मेरे थोड़े पैर दबा दे, मुझे आराम की जरूरत है। सोनाली बेटा, मेरे हाथ तो कपड़े धो धो कर पहले ही बहुत दुख रहे हैं। मशीन तो तुम चलाने नहीं देती, नहीं तो
कपड़े कब के धुल जाते। चल चल नीचे बैठ और मेरे पैर दबाना शुरू कर। ज्यादा बहाने मत बना। जब भी कोई काम बोलती हूँ तो तेरे नाटक पहले ही चालू हो जाते हैं। अपनी उम्र और मेरी उम्र तो देखो सोनाली, मैं अब इतना काम नहीं कर पाती हूँ। सोनाली अपनी सास से इतना काम लेती जितना शायद वो खुद भी नहीं कर पाती, पर उसे कभी उनकी उम्र पर तरस नहीं आता। रुक जरा, देखो तो इस टाइम किसका फोन है। हेलो। हेलो सोनाली, लक्ष्मण बोल रहा हूँ। कैसी हो तुम? माँ और राहुल कैसे हैं? हम सब ठीक है। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें पैसे भेज दिए हैं। माँ की कुछ दवाइयाँ हैं जो उन्हें टाइम से देती रहना, और हाँ, कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी भेज रहा हूँ राहुल का एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाना। मुझे एक नई कंपनी में नौकरी मिली है, इस वजह से 1 साल तक मैं इंडिया नहीं आ पाऊंगा, तो तुम सबका ध्यान रखना। तुम चिंता मत करो, बस पैसे टाइम पे भेजते रहना। मैं यहाँ सबका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हूँ। राहुल कभी कभी जिद करता है बाहर खाने और खिलौने लेने की। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं कोशिश करूंगा, पर अभी 1-2 महीना हो सके तो थोड़ा संभल के खर्चा करना। अच्छा, माँ है पास में तो उनसे बात करवा दो। बहुत समय हो गया उनसे बात नहीं हुई। सोनाली माँ की तरफ देखती है और पति से झूठ बोल देती है। नहीं, उन्हें दवाई देकर गरम दूध पिला दिया था तो वो टाइम से सो गई है। तुम उनकी चिंता मत करो, मैं उनकी बहुत सेवा करती हूँ। अच्छा, अब मैं रखती हूँ, मुझे राहुल को होमवर्क करवाना है। एक दिन सोनाली के घर के बाहर से उसकी फ्रेंड गुजरती है। अरे, सोनाली का घर आ गया। इस बार की किट्टी पार्टी तो उसके घर ही है। चलो जरा इससे कुछ बातें निकाली जाए, बाद में सबको एक एक करके बताऊंगी। सोनाली के लिए गॉसिप करने का पॉइंट मिल जाएगा। फिर ग्रुप में भी सबको बताऊंगी तो सबको लगेगा ये बात इसने सबसे पहले हमसे शेयर की थी। इससे उन पर मेरा ट्रस्ट बढ़ेगा और सब भी आगे चलकर सारी बातें सबसे पहले मुझे ही बताया करेंगी। सोनाली दरवाजा खोलती है। अरे प्रीति, तू आ अंदर बैठते हैं। नहीं सोनाली, बैठने नहीं, मैं तो तुझे ये बताने आई हूँ कि इस बार की किट्टी पार्टी की बारी तेरी है, याद है ना? भूल मत जाना। यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुझे याद दिला दूं। हाँ, याद है। परसों की पार्टी मेरे घर ही रहेगी। तुम लोग टाइम से आ जाना। मैं बहुत अच्छी ड्रेस पहनने वाली हूँ और सोच रही हूँ कि सबको कोई ना कोई छोटा सा गिफ्ट भी दूँ। ये अच्छा आइडिया है। अच्छा, ये तो बता, खाने का मेन्यू रेडी किया या नहीं? क्या क्या बनवा रही है? अरे, इस बार तो मैं बहुत खर्चा करने वाली हूँ। पनीर पकोड़े, गोलगप्पे, पाव भाजी, कोल्ड ड्रिंक, गुलाब जामुन, रसमलाई, आइसक्रीम और भी बहुत कुछ। अरे वाह, सुन के ही मुंह में पानी आ गया। चल मैं चलती हूँ, बाकी सबको भी तो बताना है। क्या? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैंने कहा कि मुझे पति को भी तो बताना है ना कि मैं परसों पार्टी में जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। रात को सोनाली फोन में ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर देती है। इस बार तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े खरीदूंगी और एक से एक खाने की चीजें बनवाऊंगी। मेरी दोस्तों को भी तो लगना चाहिए कि मैं कितनी अमीर हूँ। सोनाली
विंडो शॉपिंग करके पति के आधे पैसे शॉपिंग में उड़ा देती है और बाकी का खर्चा खाना बनवाने में लगा देती है। दीदी देखो तो, एक बूढ़ी औरत हमें बार बार परेशान कर रही है। खाना नहीं बनाने दे रही है, कुछ ना कुछ मांग रही है। अच्छा चल मैं देखती हूँ इस बुढ़िया की तो। ए बुढ़िया, चल निकल वहां से, इधर आ मेरे साथ। तेरे लिए इस कमरे में खाने का सामान रखा है, जा अंदर। जब तक घर के सारे मेहमान चले नहीं जाते तब तक अंदर ही बैठ। उनके जाने पर काम वाली गेट खोल जाएगी तेरा। तब तक किसी को आवाज लगाकर कमरे से बाहर निकलना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ? तू यहाँ क्या कर रही है? सब तुझे वहाँ ढूंढ रहे हैं। हाँ हाँ चलो चलो, पार्टी एंजॉय करते हैं। आज तो थक गई पार्टी करके। अरे आज के जश्न में मैं तो उस बुढ़िया को खाना देना ही भूल गई। अरे ये आवाज कैसी? बुढ़िया कचरे में से लोगों का जूठा खाना खा रही होती है। सोनाली उसकी तरफ देखती है। बहू, तूने रसोई में घुसने से मना किया था ना? मैं बहुत भूखी थी, मुझे मारना मत। वैसे भी ये सबका फेंका हुआ भोजन है, झूठा है, इसलिए मैंने खा लिया। बहुत टाइम बाद स्वादिष्ट खाना खाया है। हाँ, किसी का झूठा खा लेगी तो बीमार नहीं पड़ जाएगी। जा तेरा कटोरा लेकर आ, कुछ बचा हुआ खाना है तेरे को दे देती हूँ। खाना तो खा लिया बहू मैंने, पर नियति एक दिन ये समय तेरे पर जरूर लाएगी। उस वक्त देखना, तू कमजोर होगी और समय बलवान। बूढ़ी औरत अपनी सौतेली बहू सोनाली के अत्याचार ज्यादा दिन तक सह नहीं पाई और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाती है। दादी के मरने पर राहुल उनकी सभी चीजों को एक बक्से में संभाल कर रख लेता है। वक्त बीतता गया, कई साल निकल गए और राहुल अपने और दादी के साथ हुए दुर्व्यवहार को भुला नहीं पाया। समय के चक्र ने बहू के कर्मों का फैसला करना अब शुरू कर दिया। एक दिन अचानक सोनाली को पैरालाइज अटैक आ गया, जिसने उसके शरीर के आधे भाग को पैरालाइज कर दिया। अब ना तो वो चल सकती थी, ना ही खुद से उठकर खड़ी हो पाती थी। ला बेटा, मुझे जरा खाना तो डाल दे। राहुल अंदर जाकर ट्रंक से वही कटोरा निकालता है और अपनी सौतेली माँ के लिए खाना डालकर उसके हाथ में रख देता है। जैसे ही सोनाली उस कटोरे को देखती है, उस कटोरे में उसको उसकी सास की कही वही बात दिखाई और सुनाई देने लगती है। नियति एक दिन ये समय तेरे पर जरूर लाएगी। उस वक्त देखना, तू कमजोर होगी और समय बलवान। सोनाली अब अपने कर्मों पर सिवाय पछतावे के कुछ नहीं कर सकती थी। इंसान को जिंदगी में ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे ना तो कभी किसी को चोट पहुंचे और ना ही दुख, वरना फैसला तो यही होगा। सो फ्रेंड,